शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य विधान परिषद की सीट हेतु संभागीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने जा रहे चुनाव में कुल 28 उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें से सैयद रिजवान सैयद फिरोज नामक प्रत्याशी ने अपना नामांकन पर्चा पीछे ले लिया। ऐसे में नामांकन वापसी के अंतिम दिन 17 नवंबर को अपराह्न 3 बजे नामांकन वापसी का समय समाप्त होने के बाद अब चुनावी मैदान में कुल 27 दावेदार मौजूद हैं, जिनके भविष्य का फैसला आगामी 1 दिसंबर को होने वाले मतदान के जरिए अमरावती संभाग के करीब 36,000 शिक्षक मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। विगत कुछ दिनों से विदर्भ क्षेत्र में ठंड का प्रमाण काफ़ी हद तक कम हुआ है और तापमान में वृद्धि महसूस की जा रही है। वहीं अब 17 व 18 नवंबर से धीरे धीरे रात के समय पारा नीचे आ सकता है और ठंड बढ़ सकती है। ऐसी संभावना शिवाजी कृषि महाविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक अनिल बंड द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में हुए मौसमी बदलाव की वजह से 15 नवंबर की शाम से वातावरण में ठंड का एहसास होना शुरू हो गया। यह स्थिति आगामी 2-3 दिनों तक ऐसे ही बनी रहेगी और आगामी 20 नवंबर को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक जा सकता है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कोरोना काल के दौरान लोगों को बिजली की दरें बढ़ाकर जबरदस्त शॉक दिया गया था, जिसके बाद विद्युत बिल में माफ़ी व सहूलियत मिलने की मांग विपक्षी दलों सहित राज्य के आम नागरिकों द्वारा की जा रही थी। लेकिन ऐसी तमाम मांगों को सिरे से खारिज करते हुए राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा कहा गया है कि अगर लोगों ने बिजली का प्रयोग किया है तो उन्हें इसका पूरा पैसा अदा करना ही होगा और किसी को भी किसी भी तरह की कोई विद्युत बिल माफ़ी नहीं मिलेगी। इसे राज्य की जनता के लिए सरकार की ओर से जबरदस्त शौक माना जा रहा है, क्योंकि अब तक कई लोग विद्युत बिलों की रकम माफ़ होने या उसमें सहूलियत मिलने का इंतजार कर रहे थे। इस संदर्भ में राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि वृद्धिगत दरों वाले बिजली बिल में सहूलियत देना असंभव है। लोगों ने अगर बिजली का प्रयोग किया है तो उन्हें उसका पूरा बिल भरना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम भी महावितरण कंपनी के ग्राहक हैं और कर्ज लेकर मदद कर रहे हैं। कामकाज को चलाने के लिए हमारी भी अपनी मर्यादाएँ हैं और बिजली बिल सहूलियत का विषय बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन काल के दौरान जो विद्युत बिल जारी हुए हैं वे सभी को अदा करने होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में विद्युत बिलों में सहूलियत देने हेतु केंद्र सरकार के पास सहायता का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी गई है। ऐसे में बिजली बिलों में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जा सकती है। अमरावती शहर की लगातार बढ़ती जनसंख्या और वाहन संख्या के साथ ही बाहर से अमरावती शहर में आना जाना करने वाले वाहनों की वजह से होने वाली भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम के चलते अमरावती शहर में आए दिन छोटे बड़े सड़क हादसे घटित होते रहते हैं, जिसकी वजह से अमरावती शहर वासियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने अंतिम अधिसूचना जारी करते हुए 18 नवंबर से रोजाना सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक अमरावती शहर के भीतर सभी तरह के हल्के व मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस अंतिम अधिसूचना में शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने शहर के विभिन्न मार्गों से होकर शहर के भीतर आने वाले और शहर के विभिन्न स्थानों से निकलकर शहर से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए नो एंट्री का आदेश जारी करते हुए उन्हें नो एंट्री के समय किन किन पर्यायी रास्तों का प्रयोग करना है, कहां तक आकर रुकना है और प्रवेश बंदी में छूट के समय किन रास्तों से होते हुए कहां तक आना जाना है, इसके बारे में विस्तृत आदेश जारी किया है। स्थानीय इतवारा बाजार परिसर स्थित श्री बालाजी मंदिर संस्थान द्वारा शहर में प्रथम श्रीमद् भागवत हवनात्मक ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। यह धार्मिक कार्यक्रम आगामी 19 नवंबर से प्रारंभ होगा और 25 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित करने का संकल्प आयोजकों द्वारा किया गया है। इस आयोजन हेतु वृंदावन से आचार्य चंद्रिका प्रसाद मिश्रा पधार रहे हैं और यह ज्ञान यज्ञ रोजाना सुबह 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक बालाजी मंदिर में चलेगा। ऐसी जानकारी ज्ञान यज्ञ के आयोजकों द्वारा दी गई है। जिले में मंगलवार 17 नवंबर को कोरोना के 30 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 16,972 पर जा पहुंची। मंगलवार को RT-PCR टेस्ट में 23 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन 30 लोगों में 3 अल्पवयीन बच्चों सहित 14 पुरुषों व 13 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 21 व ग्रामीण इलाकों के 9 लोग शामिल हैं। कोरोना काल और लॉकडाउन की वजह से लंबे समय तक बंद रही टॉकीजों को सोमवार 16 नवंबर से खुलने की अनुमति दे दी गई, जिसके बाद अमरावती शहर की प्रभात व प्रिया इन 2 टॉकीजों में फिल्म प्रदर्शन का काम शुरू हुआ। प्रशासन द्वारा फिलहाल सभी टॉकीजों में कुल क्षमता के 50% दर्शकों को ही प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है। इसमें से इस समय दोनों टॉकीजों में 35 से 40% दर्शक फिल्म देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इन टॉकीजों में फिल्म देखने के शौकीन दर्शकों की ओर से शुरुआती दौर में अच्छा प्रतिसाद मिलता हुआ कहा जा सकता है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निर्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत आगामी 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2021 तक सक्रिय कुष्ठ रोग शोध व नियमित संनियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। जिले में यह अभियान प्रभावी रूप से अमल में लाए जाने के निर्देश जिलाधिकारी शैलेश नवाल द्वारा दिए गए हैं। काजू बादाम जैसे ड्राई फ्रूट को लेकर जा रहा एक ट्रक अचानक अमरावती नागपुर हाईवे पर देववाड़ी गांव के पास पलट गया, जिसके बाद गांववासियों ने करीब 80 लाख रुपए मूल्य के 13 टन सूखे मेवे पर देखते ही देखते साफ कर दिया।
सूखे मेवे से लदा यह ट्रक नागपुर से अमरावती की ओर आ रहा था और घाट में चालक का अचानक ही अपने वाहन से नियंत्रण छूट गया, जिसके बाद यह ट्रक देववाड़ी गांव के पास पलट गया। हादसे का शिकार हुए ट्रक में काजू बादाम जैसा सूखा मेवा लदा हुआ है। यह बात ध्यान में आते ही गाँव वासियों ने काजू बादाम से भरे बोरों को ट्रक से निकालकर अपने अपने घर ले जाना शुरू किया, जिसके तहत देखते ही देखते ट्रक में लदा 13 टन सूखा मेवा तुरंत खाली हो गया। इस माल की कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई गई है। इस बात की जानकारी मिलते ही तलेगांव पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और यहां पर चल रही लूटपाट को रोकने के लिए दंगा नियंत्रण पथक को बुलाया गया। इसके बाद इस पथक ने देववाड़ी गांव के हर एक व्यक्ति के घर में जाकर लूट के माल की बरामदगी करनी शुरू की और कई लोगों के घरों से सूखे मेवे के बोरे जब्त किए गए। पुलिस ने लूट का करीब 75% माल बरामद कर लिया है। साथ ही कहा है कि जब तक पूरा माल बरामद नहीं होता तब तक लोगों के घरों में जांच पड़ताल की जाती रहेगी। शहर सहित जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में विगत शुक्रवार 13 नवंबर से दीपावली पर्व का अवकाश घोषित किया गया, जो सोमवार 16 नवंबर को भाई दूज तक जारी रहा, जिसकी वजह से शुक्रवार से सोमवार तक लगातार 4 दिनों तक सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं 4 दिन बाद मंगलवार 17 नवंबर को सभी सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालय पहले की तरह खुले और यहां पर अच्छी खासी गहमागहमी दिखाई दी। इन 4 दिनों के अवकाश में कई लोगों ने अपने घरों में परिवार सहित दीपावली का पर्व मनाया। वहीं कई लोग बाग सैर सपाटे का आनंद लेकर आए। ऐसे में मंगलवार को अवकाश के बाद पहले दिन सभी कार्यालयों में बेहद उत्साहपूर्ण माहौल दिखाई दिया। दीपावली के दौरान की गई आतिशबाजी की वजह से शहर के वातावरण में प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ गया है। इस स्तर में कितनी वृद्धि हुई है इसका अध्ययन किया जा रहा है और सटीक जानकारी मंगलवार की रात तक स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक प्रदूषण के स्तर में अंदाजन 6 से 10% की वृद्धि निश्चित तौर पर हुई है। दीपावली पर्व के दौरान अमरावती शहर में अच्छी खासी आतिशबाजी हुई है, जिसकी वजह से शहर के वातावरण की हवा निश्चित तौर पर प्रदूषित हुई है, क्योंकि हवा में धूल कणों का प्रमाण बढ़ गया है। पटाखों से निकलने वाले धुएं और उसके बारूद की वजह से धूल कण चारों ओर फैलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हवा प्रदूषित होती है। ऐसा अब तक का अनुभव रहा है। यद्यपि इस बार अन्य वर्षों की तुलना में पटाखे कम फोड़े गए, लेकिन फिर भी वातावरण में प्रदूषण का प्रमाण बढ़ा है, जिसके आंकड़े आजकल में स्पष्ट हो जाएंगे। इस समय यद्यपि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कुछ सुस्त हुई है, लेकिन कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। इस बात के मद्देनजर जारी वर्ष में अन्य कई त्योहारों की तरह दीपावली के पर्व पर भी कोरोना संक्रमण की छाया मंडराती दिखी। प्रतिवर्ष अलग अलग शहरों में रहने वाले लोग बाग दीपावली पर्व पर अपने पैतृक शहर लौटते हैं। साथ ही भाई दूज के पर्व पर भाई भी अपनी बहन के यहाँ तिलक लगवाने जाते हैं, किंतु इस बार कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए अधिकांश लोगों ने अपनी यात्रा करना टाल दिया और भाई दूज के पर्व पर अलग अलग शहरों में रहने वाले भाई बहनों ने वीडियो कॉलिंग का सहारा लेते हुए ऑनलाइन तरीके से भाई दूज का पर्व मनाया। विगत 1.5 माह से अमरावती जिले में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, लेकिन दिसंबर के बाद कोरोना की दूसरी लहर आने की संभावना स्वास्थ्य विभाग द्वारा जताई गई है, जिसका सामना करने की तैयारी जिला व मनपा प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। इस आशय की जानकारी देते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने बताया कि सितंबर माह में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर रहने के दौरान जो व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई थी, वे तमाम व्यवस्थाएं आज भी कायम रखी गई। बता दें कि विगत 1 माह के दौरान कोरोना टेस्ट का प्रमाण घटने की वजह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी कमी हुई है, जबकि गणेशोत्सव के बाद अमरावती शहर से जिले में कोरोना की स्थिति विस्फोटक हो गई थी। वहीं अब संभावना जताई जा रही है कि संभवतः दीपावली के बाद एक बार फिर कोरोना को लेकर हालात चिंताजनक हो सकते हैं। विगत 2 दिनों के दौरान की गई कोरोना टेस्ट में पॉजिटिविटी का प्रमाण बढ़ा है। ऐसे में जिला व मनपा प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य संचालक की ओर से जारी किए गए अलर्ट को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। राज्य में आगामी 23 नवंबर से शालाओं को खोलने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया है। साथ ही मंदिरों को खोलने के बारे में भी आम सहमति बन गई है। इसके अलावा टॉकीज, होटल, बार व रेस्टोरेंट को भी सरकारी फैसले के बाद खोल दिया गया है। लेकिन राज्य के सुशिक्षित बेरोजगारों द्वारा चलाए जाने वाले निजी कोचिंग क्लासेस के संदर्भ में सरकार की ओर से अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया। ऐसे में यदि जारी सप्ताह के भीतर सरकार ने निजी कोचिंग क्लासेस को शुरू करने की अनुमति नहीं दी, तो आगामी 23 नवंबर से राज्य के सभी निजी कोचिंग क्लासेस को बिना अनुमति के ही शुरू किया जाए। और उस समय यदि सरकार की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है तो उस कार्रवाई को भी भुगतने की तैयारी है। इस आशय की चेतावनी राज्य कोचिंग क्लासेस टीचर्स फेडरेशन की ओर से राज्य सरकार को दी गई है। जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में प्रतिवर्ष दीपावली के पर्व पर बड़ी धूमधाम के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस समय आदिवासी समाज बंधुओं द्वारा पारंपरिक नृत्य करते हुए त्यौहार की खुशियां मनाई जाती है। इसी के तहत इस वर्ष दीपावली उत्सव मनाते हुए एकल अभियान के आदिवासी कार्यकर्ताओं द्वारा मेलघाट के आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासी पारंपरिक नृत्य पेश किए गए और जबरदस्त तरीके से दीपावली उत्सव मनाया गया। शिवसेना संस्थापक स्वर्गीय बालासाहब ठाकरे की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शिवसेना महानगर की ओर से मंगलवार की शाम राजकमल चौक में स्वर्गीय बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय सैकड़ों की तादाद में शिवसैनिक शामिल हुए। या श्रद्धांजलीच्या कार्यक्रमासाठी कोणी भेदभाव करू नये
या मताचा मी आहे. राजकारण करण्यासाठी, गटबाजी करण्यासाठी खूप जागा आहे, परंतु शिवसेना प्रमुखांचं व्यासपीठ आहे आणि त्यांच्या आशीर्वादानं आम्ही आमचं काम करत असतो, शिवसेनाचं काम करत असतो. स्थानीय गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नवजीवन कॉलोनी निवासी हरिदास गवई की 18 वर्षीय पुत्री दीक्षा गवई ने अपने घर में ही फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली. जानकारी के मुताबिक घर में दीक्षा का अपनी बहनों से किसी बात पर मामूली विवाद हुआ था और इसी विवाद से गुस्साई दीक्षा ने अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और घर के भीतर ही फांसी के फंदे पर लटक गई, जिसके चलते घर पर ही उसकी मौत हो गई. वहीं यह बात ध्यान में आते ही परिवार वालों ने दीक्षा को तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में लाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच करने के पश्चात उसे मृत घोषित कर दिया. गाड़गनगर पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है. स्थानीय नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में अवैध रूप से गांजा बिक्री होने की खबर स्थानीय अपराध शाखा को प्राप्त होने पर छापामार कार्रवाई की गई और पाटीपुरा क्षेत्र में 10 किलो 60 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य 90,000 रुपये आंका गया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी परवेज खान उर्फ मोनूवल्द अहमद खान को हिरासत में लिया है. अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के 2 पुलिस थाना परिसरों में विगत 2 दिनों से चेन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें से पहली घटना कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत डिपो रोड पर घटित हुई थी, जहां पर चेन स्नैचरों ने अकोला की एक महिला के गले से 20 ग्राम का मंगलसूत्र झपट लिया था. वहीं गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र से भी एक महिला के गले से 18 ग्राम का मंगलसूत्र लूटने की घटना सामने आई थी. चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 चेन स्नैचरों को अकोला पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, जिन्हें अपने कब्जे में लेने हेतु अमरावती पुलिस जल्द ही अकोला जाएगी. गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के छात्रावास की मेज को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए वहां से 40,000 रुपये मूल्य की सामग्री चुरा ली है. पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है. अमरावती ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की टीम ने वरुड़ व बेनोडा पुलिस के साथ मिलकर सोमवार को वगाड़ झुंझ परिसर में वर्धा नदी के तट पर चल रहे जुआ अड्डे पर छापामार कार्रवाई की. इस कार्रवाई के दौरान 14 जुआरियों को हिरासत में लेकर उनके पास से 22,15,080 रुपये का माल बरामद किया गया. इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है. कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर. तब तक के लिए नमस्कार.